चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम रोज सुनते हैं, सरकार। आखिर ये है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है और ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा, सरकार को समझने से पहले 1 मिनट के लिए कुछ और सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून नहीं, ट्रैफिक लाइट्स नहीं। सोचिए क्या होगा। सब तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? और बस इसी अफरा तफरी से बचने के लिए और एक ऑर्गेनाइज समाज बनाने के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आइए इसी जरूरत को समझते हैं। तो अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो सरकार एक सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए किसी भी देश के लिए जरूरी फैसले लिए जाते हैं और फिर उन फैसलों पर काम किया जाता है। तो इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे नियम बनाने के लिए जो हम सब पर एक जैसे लागू हों। दूसरा ये भी जरूरी है कि देश के जो संसाधन हैं उन्हें सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि उनका फायदा सबको मिले। और हाँ, सबसे बड़ी बात, देश की सीमाओं की रक्षा करना, ताकि हम सब महफूज महसूस कर सकें। ठीक है, जरूरत तो समझ में आ गई, पर यह सरकार असल में करती क्या है? मतलब इसके काम क्या है? चलो अब इस पर नजर डालते हैं। इसके काम हमें अपनी रोज की जिंदगी में हर जगह दिखते हैं, जैसे ये सड़कें जिन पर हम चलते हैं, या फिर स्कूल जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये सब कौन बनवाता है? सरकार। और सिर्फ बनाना ही नहीं, हमारी जिंदगी को आसान बनाना भी उसका काम है। मान लीजिए प्याज जैसी किसी जरूरी चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो सरकार दखल देती है ताकि आम इंसान पर बोझ थोड़ा कम हो। जरा सोचिए, एक चिट्ठी को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो, या फिर लाखों लोगों को हर रोज ट्रेन से सफर करवाना हो। ये पोस्ट ऑफिस और रेलवे जैसी बड़ी बड़ी सेवाएं भी सरकार ही चलाती है। अब एक और बहुत बड़ा काम जो शायद हमें रोजाना दिखाई नहीं देता, पर हम महसूस जरूर करते हैं, वो है सुरक्षा। देश की सीमाओं की रक्षा करना सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। और ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं है। जब देश के अंदर कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे कोई भूकंप या बाढ़ आ जाए, तो मदद के लिए सबसे पहले सरकार ही आगे आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इसमें जरूरी सेवाएं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, देश को सुरक्षित रखना, अर्थव्यवस्था को संभालना, समाज कल्याण के काम करना और इन सबसे ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखना, सब कुछ शामिल है। अब ये सब सुनकर किसी के भी मन में आ सकता है कि भाई इतने सारे काम को एक अकेली संस्था कैसे कर सकती है? यहीं पर सरकार के अलग अलग लेवल काम आते हैं। तो सवाल उठता है, भारत जैसे इतने बड़े देश में एक अकेली सरकार ये सारे काम कैसे संभाल सकती है? इसका जवाब है, काम को बांटकर। भारत में सरकार असल में 3 लेवल पर काम करती है। सबसे नीचे बिल्कुल जमीनी स्तर पर होती है हमारी स्थानीय सरकार, मतलब हमारे गांव या शहर की सरकार। फिर उसके ऊपर आती है राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश या केरल की सरकार। और फिर सबसे ऊपर है राष्ट्रीय स्तर की सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मामलों को देखती है। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि सरकार क्या करती है, कैसे करती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है। ये जो सरकार चलाने की शक्ति है, ये होती किसके पास है? मतलब आखिर सरकार को ये कानून बनाने और फैसले लेने की ताकत देता कौन है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि देश में किस तरह की सरकार है। मोटे तौर पर 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। यहाँ असली पावर हम लोगों के हाथ में होती है। हम वोट देकर अपने नेता चुनते हैं और सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है। दूसरी तरफ है राजतंत्र, यानी मोनार्की। यहाँ एक राजा या रानी का शासन होता है। पावर विरासत में मिलती है और उन्हें अपने फैसलों के लिए किसी को कोई जवाब नहीं देना होता। और क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, तो यहाँ लोगों की भागीदारी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तरीका है वोट देने का अधिकार। देखिए, हमारे जैसे लोकतंत्र में लोग सीधे तौर पर शासन नहीं करते, बल्कि हम चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये चुने हुए नेता ही हमारी तरफ से पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। लेकिन ये अधिकार ये हमेशा से सबका नहीं था। इस बारे में महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया में एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उनका संदेश एकदम साफ था। वोट का हक किसी की दौलत या पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से मिलना चाहिए।
और ये सच है, वोट का अधिकार ना हमें कोई थाली में सजाकर नहीं मिला। इसके लिए दुनिया भर में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। एक जमाना था जब सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर आदमियों को ही वोट देने का हक था। अमेरिका में महिलाओं को ये अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में 1928 में, वो भी एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद, जिसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का मानना था कि हर बालिग को वोट का हक होना चाहिए। तो आज का सवाल यही है, आखिर इस अधिकार को एक लोकतंत्र की आत्मा क्यों माना जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।